दोस्तों, संसद में पारित किया गया शांति बिल ये सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है बल्कि अडानी ग्रुप्स के लिए भी है। तो दोस्तों, ये जो शांति बिल है उस पर अब अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह विपक्ष पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो शांति बिल है यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये जो बिल है ये सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए भी फायदेमंद होगा। यानी कि यहाँ भारत के लिए छोड़कर यानी कि भारत की जनता को फायदा ना देकर अब ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनको फायदा देने वाला है। सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर ये जो विधेयक है शांति बिल आखिर है क्या। तो ये जो बिल है भारत के परमाणु ऊर्जा सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी पार्टिसिपेशन को अनुमति देता है। यानी कि इस बिल से पहले भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो प्राइवेट कंपनी है कॉरपोरेट्स उसमें पार्टिसिपेट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त या फिर संशोधित करके ये नया एक्ट लाया गया है। इसके अलावा सप्लायर्स की दायित्व सीमा हटा दी गई है। यानी कि एक तरह से उनका जो उत्तरदायित्व बनता था उसकी लिमिटेशन को बंद कर दिया गया जो कि दुर्घटना की स्थिति में जोखिम को बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार क्या दावा करती है कि ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, इससे इन्वेस्टमेंट होगा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य जो है वो पूरे हो पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही इसी साल यानी कि इसी वर्ष दिसंबर में ही इसको मंजूरी दी है। अमेरिका के दूतावास ने भी इस बिल का स्वागत किया। यानी कि अमेरिका को भी इससे फायदा होने वाला है। अब देखिए आरोप क्यों लगाया जा रहा है। तो ट्रंप के लिए क्या फायदेमंद रहेगा ये, यानी कि ट्रंप के लिए इसका क्या संदर्भ बताया जा रहा है। तो अमेरिका के NDAA 2026 में भारत अमेरिका का जो परमाणु दायित्व था उस नियमों पर मूल्यांकन का उल्लेख किया गया। यानी कि जो पूरे नियम थे जितने भी भारत और अमेरिका के बीच जो भी परमाणु डील होती है जो भी परमाणु समझौते होते हैं या फिर अगर यूएस जो है वो भारत में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या उसकी जवाबदेही रहेगी, ये सभी नियम जो है ये बताए गए। इसके अलावा कांग्रेस क्या कहती है कि जो विधेयक अमेरिकी दबाव में लाया गया है, ये जो लाया गया अभी जो एक्ट है ये बिल पारित किया गया शांति, तो अमेरिका के दबाव के कारण ताकि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो आसानी से भारत में इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि जो पहले वाले जितने भी एक्ट थे भारत में उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन नियम देखें तो उनके अकॉर्डिंग जो अमेरिकी कंपनी या फिर कोई भी विदेशी कंपनी थी वो भारत के परमाणु क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा ये मोदी ट्रंप के जो संबंध है उसमें शांति बनाए रखने के लिए भी ये बिल लाया गया है। तो कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में और क्या कहा गया कि जो अडानी ग्रुप है वो परमाणु क्षेत्र में अगर यहाँ पर एंटर करेगा यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगा, पार्टिसिपेशन रहेगी, तो कांग्रेस क्या आरोप लगाती कि ये जो विधेयक है ये निजी कंपनियां खासकर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में पारित किया गया। यानी कि बहुत जल्दी से इसको पारित कर दिया गया ताकि अडानी ग्रुप्स को फायदा हो सके। इससे पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं जो सत्ताधारी दल है यानी कि सत्ताधारी पार्टी अभी भारत में उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो पूरे भारत की जनता को फायदा ना देकर बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा देने में लगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने इस बिल को क्या कहा है, ट्रंप अडानी, ट्रंप मींस की द रिएक्टर यूज मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म उन्होंने दी है। इसके अलावा अडानी की एक्सेलरेटेड डैमेजिंग अधिनियम फॉर न्यूक्लियर इंडिया, इसका एक तरह से रूप बताया है कि ये असल में रियल नेम इसके ये है। अब देखिए अब आरोप लगते हैं तो थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि फायदा किसको कैसे होएगा। तो अडानी जो है अडानी ग्रुप्स उनको कैसे फायदा होने वाला। सबसे पहले तो ये था कि पहले जो एक्ट थे उसके अकॉर्डिंग भारत में जो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर था ये जो परमाणु सेक्टर था इसमें अडानी ग्रुप या फिर अगर हम किसी भी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन अब डायरेक्टली यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन रह सकती है। पहले सिर्फ सरकारी कंपनी जो NPCIL उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था ये परमाणु पूरे प्लांट जितने भी लगाए गए भारत में। अब जो निजी कंपनी जिसमें अडानी, टाटा, रिलायंस ये सब कुछ अपने अलग से प्लांट बना सकती है, अब उनको चला सकती है, उनको बंद कर सकती है लाइसेंस के साथ। यानी कि इनको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये सब ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप जो है वो यूपी सरकार से बात कर रहा है कि 8 छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर है यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है
हर एक की जो क्षमता रहेगी 200 मेगावाट लगाने की। टोटल बात करें तो 1600 क्षमता वाले यहाँ पर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और ये जो मॉडल है पीपीपी मॉडल पर आधारित है, एनपीसीआईएल के साथ होगा, यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन रहेगा इसमें। इसके अलावा अडानी ग्रुप्स जो है ये नवंबर से ही परमाणु सेक्टर जो है भारत का, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इसी क्षेत्र पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनको फायदा देने के लिए ये जो है संसद में बिल पारित कर दिया गया। इसके अलावा जोखिम कहाँ रहेगा, जो सप्लायर्स दायित्व है उसे हटाने के निवेश आसान कर दिया गया। इसके अलावा दायित्व केवल ऑपरेटर पर रहेगा, यानी कि जो पूरे प्लांट को ऑपरेट करेगा, कैप्ड। इसके अलावा 100 करोड़ से 3,000 करोड़ तक जो है पूरा मतलब कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। इसके अलावा अडानी की जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, उसमें न्यूक्लियर को जोड़कर क्लीन एनर्जी में एक बड़ा ये भागीदारी बन सकता है। इसके अलावा भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादित करना। इसके साथ ही अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो अडानी को बहुत बड़ा हिस्सा इससे मिल सकता है। इसके अलावा ट्रंप का भी यहाँ पर अमेरिका का भी नाम आता है कि इसमें अमेरिका को भी फायदा। अब अमेरिका को कैसे फायदा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, उसी तरह से कोई भी फॉरेन कंपनी भी भारत में इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं था उनका। इसी तरह अब जो है 2010 अधिनियम जो है सप्लायर पर दायित्व लगाता था, जिससे भारत में निवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई भी अनहोनी कोई भी ऐसी घटना होती थी, जो सप्लायर्स होते हैं या फिर जिनकी वो कंपनी है जिस मतलब कंट्री की, तो उस पर उसकी ये जिम्मेदारी होती थी उसकी जवाबदेही करना, या फिर कुछ ऐसे उन पर बाधाएं लागू होती थी। अब जो है इस अधिनियम के तहत वो सब कुछ उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। तो इसी तरह जो अमेरिकी कंपनी, उनके लिए रास्ता अब साफ हो चुका है, वो भारत में आ सकती हैं। और जो इससे एक ये भी नुकसान हो सकता है कि भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उनको डीमोटिवेशन मिलेगा, यानी कि अब उनमें कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा जो पैसा वो बहुत बड़ी कंपनी में जाए और बहुत ही ज्यादा उनको फायदा हो। इसी तरह जो नई कंपनियां, उनको कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा, उनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने दिसंबर 2025 में यूएस का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट साइन किया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, भारत अमेरिका जो न्यूक्लियर दायित्व है उन पर संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख किया गया कि भारत और अमेरिका के न्यूक्लियर पर अगर कोई भी समझौता होता है, कोई भी अगर पैक्ट साइन होता है, तो उसमें उन दोनों का नियम क्या रहेंगे। इसके अलावा शांति विधेयक सप्लायर दायित्व हटाकर सॉरी ग्लोबल नॉर्म्स से मैच करता है। इसके अलावा यूएस के जो एम्बेसडर दूतावास है, उन्होंने इस चीज का, इस एक्ट का काफी मतलब अच्छे से स्वागत किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सिविल न्यूक्लियर सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिकी कंपनियां आसानी से भारत में अपना रिएक्टर बेच सकती हैं, अपना बना सकती हैं, या फिर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकती हैं, यानी कि अब अमेरिका को एक तरह से और अपनी मार्केट मिल चुकी है भारत में। इसके अलावा मोदी और ट्रंप के संबंधों पर भी आरोप, कुछ सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस क्या कहती है कि विधेयक जो है मोदी को ट्रंप से शांति बहाल करने के लिए लाया गया, ताकि ट्रंप के साथ फिर से शांति बनाई जा सके। अब देखिए, शांति विधेयक 2025 है जो, उससे भारत को क्या फायदे होंगे। अब ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ ये जो पूरा एक्ट है सिर्फ कॉर्पोरेट्स पर या फिर विदेशी कंपनियों पर ही केंद्रित है। कहीं ना कहीं इस जब ये बिल पारित हुआ संसद में, तो इसमें भारत के लिए भी कुछ फायदे यहाँ पर बताए गए हैं, जो मतलब जिनके द्वारा ये बिल लाया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा भारत में वो उत्पादन, उसका जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। सोलर, विंड एनर्जी जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी जो भी मतलब इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि एक तरह से ये अस्थिर है, जबकि न्यूक्लियर पावर बेस लोड जो लगातार बिजली देता है। क्योंकि अब देखिए, सोलर क्या, जब सौर ऊर्जा होगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके अलावा विंड जो है, जब हवा चलेगी या पवनें चलेंगी तभी उत्पन्न होगी। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर है उससे हर टाइम बिजली बनाई जा सकती है। इसके अलावा कोयला और जो आयातित फ्यूल है उस पर निर्भरता कम होगी। नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य जो 2070 तक रखा गया, क्लाइमेट कमिटमेंट्स पूरे करने में मदद मिलेगी। और न्यूक्लियर से ऑपरेशनल कार्बन उत्सर्जन जो है वो शून्य रहेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की अगर भागीदारी बढ़ेगी, तो सरकार का क्या कहना है कि इसमें पूंजी, तकनीक और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो सब कुछ बढ़ेगा। इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उनको एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा, उससे विकास होगा भारत का। भारत में जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है उनमें यानी कि फायदा होने वाला है। इसके अलावा
अगर विदेशी सहयोग बढ़ेगा, जिसमें यूएस, फ्रांस जैसी कंपनियां, जिसमें जो पुराने प्रोजेक्ट है जैतापुर, कोवाडा, ये सब कुछ आगे बढ़ते नजर आएंगे। इसके अलावा और सेक्टर्स में क्या फायदा होगा? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियो आइसोटोप्स जो है वो बनाए जा सकेंगे। कृषि, फूड जो इरेडिएशन है उससे संरक्षण मिलेगा। उद्योग, जल प्रबंधन, इसके अलावा न्यूक्लियर डिसैलिनेशन जो है, यानी कि समुद्री जल शुद्धिकरण किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हीट बढ़ेगी। इसी तरह यानी कि हर एक सेक्टर को लाभ बताया जा रहा है। इसके अलावा रोजगार मिलेगा लोगों को, स्किल डेवलपमेंट होगी, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग चेन जो वो मजबूत होगी। हालांकि यहाँ पर सवाल उठते हैं कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैसे मजबूत होगी, क्योंकि अगर विदेशी कंपनियां यहाँ भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो उससे क्या होगा? जो भारत में ऑलरेडी जो कंपनियां काम करें या फिर इस सेक्टर में एक तरह से उनको मौका मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिल पाएगा उनको। यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ 2-3 कंपनी जो कॉरपोरेट्स हैं, घराने हैं, उनके ही नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें टाटा, अडानी, अंबानी ग्रुप्स हैं, रिलायंस जैसे कंपनीज जो है। तो सिर्फ इन्हीं को ही हर बार मौका मिलता रहता है जो आगे इस यानी कि अगर हम बिजनेस के सेक्टर की बात करें या फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसमें जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको फायदा या फिर उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एआई, डेटा सेंटर्स होंगे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्थिर पावर बनाई जाएगी। ग्लोबल न्यूक्लियर इकोसिस्टम में भारत की जो भूमिका लगातार बढ़ेगी, एक्सपोर्ट जो है पोटेंशियल बढ़ता नजर आएगा। इसके अलावा ये थे भारत के लिए फायदे, हमने अडानी के लिए फायदे देखे, ट्रंप के लिए, भारत के लिए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो पहले का एक अधिनियम था 2010, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, तो उसकी बात करें उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, आखिर उनको यानी कि उनको संशोधित क्यों किया गया है? तो ये जो अधिनियम था, भारत में परमाणु दुर्घटना होने की स्थिति में अगर कोई भी पीड़ित था उनको मुआवजा प्रदान करने का ये कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनको जो मुआवजा है वो किनके द्वारा, कितना या किस प्रकार से दिया जाएगा। तो इसे 2010 में पारित किया गया था। मुख्य रूप से जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है उसको लागू करने, इसके अलावा इंटरनेशनल परमाणु व्यापार में भारत की भागीदारी के लिए इसको लाया गया था 2010 में। ये अधिनियम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी भारत में, ऐसे अनुभवों से प्रेरित था जहां पर मुआवजा अपर्याप्त रहा, यानी कि लोगों को वहां पर मुआवजा नहीं मिल पाया और उसके लिए किसी ने भी अपना जो उत्तरदायित्व कोई प्रकार का नहीं समझा। इसके अलावा कोई यहाँ पर जवाबदेही नहीं थी उस समय पर, जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनी थी या फिर कोई भी यूरोपियन कंपनी भारत में जब आती हैं, उनकी जवाबदेही ना होने के कारण ये 2010 में अधिनियम पारित किया गया। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? सबसे पहले जो परमाणु जो संयंत्र रहेंगे, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट के जो ऑपरेटर होंगे, खास करके एनपीसीआईएल, उस पर सख्त और नो फॉल्ट दायित्व यानी कि स्ट्रिक्ट एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी लगा दी गई थी, यानी कि गलती साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर इसमें जिम्मेदार रहेगा अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है। ऑपरेटर की अधिकतम दायित्व क्या था? 1500 करोड़ रुपए तक, यानी कि बड़े रिएक्टरों के लिए था, यानी कि ये मुआवजा देंगे। इसके अलावा यदि इससे अधिक नुकसान होता है तो केंद्र सरकार 300 मिलियन एसडीआर देगी, लगभग 2610 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगी सरकार। इसके अलावा लगभग 2610 करोड़ से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलेगी, यानी कि कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, सीएससी के तहत इस नियम को रखा गया था। इसके अलावा जो भी ऑपरेट करेंगे प्लांट्स को, उनका राइट ऑफ रिकॉर्स था धारा 17 में। ऑपरेटर सप्लायर से मुआवजा वसूल सकता है अगर दुर्घटना जो है वो सप्लायर की गलती के कारण हुई या फिर उनकी जो दोषपूर्ण सामग्री है, उपकरण या सेवाओं से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर लिखित अनुबंध में ऐसा प्रावधान किया गया। इसके अलावा दो धारा जो है 46 क्या कहती है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, अन्य कानूनों के अलावा जिससे व्याख्या हुई है कि सप्लायर पर अन्य कानूनों से मुकदमा चलाया जा सकता है, क्लेम्स कमिश्नर नियुक्ति की जाएगी और 10 वर्ष की समय सीमा होगी इसमें। और इसमें बीमे की भी एक तरह से ऑप्शन रखी गई थी, ऑपरेटर को बीमा या वित्तीय सुरक्षा रखनी जरूरी रहेगी। अब इसमें इस प्रावधान की आलोचना क्या क्या थी? इसमें सबसे पहली आलोचना की गई थी कि सप्लायर दायित्व जो है, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी रहेगी सप्लायर की। विदेशी सप्लायर जो है, जिसमें यूएस की जीई, इसके अलावा वेस्टिंग हाउस की, फ्रांस की ईडीएफ जो है, इसे असामान्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से एबनॉर्मल है,
क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन में जो दायित्व अकाउंटेबिलिटी वो सिर्फ ऑपरेटर पर चैनलाइज होता है, यानी कि सप्लायर पर नहीं होता, जिससे क्या होगा, विदेशी निवेश रुका गया और जैतापुर कोवाड़ा प्रोजेक्ट जो अभी तक लंबित है, यानी कि आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। हालांकि इस शांति बिल के बाद कंटिन्यू होने की बात चल रही। इसके अलावा कम मुआवजे की सीमा थी उसमें, जैसे बड़े हादसों में नुकसान जो $1 ट्रिलियन का होता है, जबकि वहां पर कैप बहुत कम जो है होता है। इसके अलावा पीड़ितों के लिए अपर्याप्त समय सीमा 10 वर्ष थी, विदेशी अदालतों में मुकदमा नहीं कर सकते, ये आलोचना थी इसकी। क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय सप्लायरों को भी प्रभावित करता था। इसी तरह जो शांति विधेयक है 2025, अब ये क्या कहता है, इसने अधिनियम को निरस्त कर दिया 2010 वाले के। अब जो नया कानून है, सप्लायर दायित्व पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी कि जो सप्लायर होंगे उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। कुछ भी अगर घटना होती है भारत में, हालांकि जो परमाणु सेक्टर हमारे भारत का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, इसमें अगर हम बात करें डायरेक्ट विदेशी कंपनियों को भागीदारी देना भारतीयों के लिए एक तरह से जोखिम का काम रहेगा। इसके अलावा निजी कंपनियों को परमाणु प्लांट जो है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी अनुमति मिल चुकी है इस अधिनियम के तहत। सरकार का क्या दावा है कि निवेश आकर्षित करेगा, परमाणु क्षमता 100 गीगावाट तक जो है वो बढ़ाएगा। यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट की बात करें तो वो यही चाहती है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट का जो सेक्टर है वो बढ़े। तो दोस्तों, आपको इससे क्या लगता है, क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि ये जो शांति बिल है ये सिर्फ ट्रंप और अडानी के फायदे के लिए आया है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या हमारा भारत की जनता को फायदा ना देकर भारत की सरकार जो है वो विदेशी कंपनियों को या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों को ही फायदा दे रही है? आप विचार हमें अपने जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।